नमस्कार दोस्तों। नई नोटिफिकेशन आउट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट की तरफ से पोस्टल असिस्टेंट, फोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सो दैट आपको पता चल पाए कि पीए, एफए, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएफ के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सैलरी कितना दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सो दैट आपके दोस्तों को भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिया के ऑल एलिजिबल मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 10/12/2023 से 9/12/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी का लास्ट पेमेंट आप 9/12/2023 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय अगर आप किसी भी तरह का मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 10/12/2023 से 14/12/2023 के बीच में कर सकते हैं। अब जानते हैं पे स्केल। पोस्टल असिस्टेंट, फोर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट में पे लेवल 4 का दिया जाएगा, जिसमें 25,500 से लेकर के 81,100 तक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। पोस्टमैन, मेल गार्ड के पोस्ट में पे लेवल 3 का दिया जाएगा, जिसमें 21,700 से लेकर के 69,100 तक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट में पे लेवल 1 का दिया जाएगा, जिसमें 18,000 से लेकर के 56,900 तक दिया जाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अब जानते हैं एज लिमिट। पोस्टल असिस्टेंट, फोर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड के पोस्ट के लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन का मतलब होता है एज में एक्स्ट्रा छूट देना। अब जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पोस्टल असिस्टेंट, फोर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। यहाँ कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया गया है। बैचलर डिग्री के अलावा कंप्यूटर के कामों का नॉलेज होने चाहिए। पोस्टमैन, मेल गार्ड के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम 12th पास होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। साथ ही साथ जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और 10th में उस लोकल लैंग्वेज एज अ वन सब्जेक्ट होने चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर के कामों का नॉलेज होने चाहिए। पोस्टमैन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो टू व्हीलर का या फिर लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होने चाहिए। ओके। और दोस्तों, आपको लोकल लैंग्वेज तो आना ही चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको सीखना होगा। जब प्रोबेशन पीरियड में आपको रखा जाएगा उस प्रोबेशन पीरियड तक आपको सीखना होगा। ठीक है। अब देखिए, वैलिड लाइसेंस आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, आप बनवा लीजिए। ओके। अब दोस्तों जानते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्वालिफिकेशन। तो देखिए, क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होने चाहिए। ओके। अब दोस्तों जानते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा और क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिया के ऑल एलिजिबल मेरिटोरियस अफोर्ड पर्सन को ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। तो दोस्तों, अगर आप अफोर्ड पर्सन हैं और स्टेट या फिर कंट्री को नेशनल या फिर इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। गेम्स में आपको नीचे में दिखाऊंगा कि कौन से गेम्स में पार्टिसिपेट किए हुए होने चाहिए। या फिर अफोर्ड पर्सन आप हैं और अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किए हुए हैं इंटर यूनिवर्सिटी में या टूर्नामेंट में बाय इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड इन एनी ऑफ स्पोर्ट्स या गेम मेंशन इन पैरा 7 ऑफ नोटिफिकेशन। या फिर स्पोर्ट पर्सन अगर आप स्टेट स्कूल टीम्स को रिप्रेजेंट किए हुए हैं नेशनल स्पोर्ट्स में या गेम में, तो दोस्तों आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आप स्पोर्ट पर्सन हैं और फिजिकल एफिशिएंसी में नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के अंतर्गत आपको अवार्ड किया गया है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों गेम्स को देखते हैं कि कौन कौन गेम्स में पार्टिसिपेट किए हुए होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आर्चे, अत्यापत्या, बॉल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉडी बिल्डिंग, ब्रिज, चेस, साइकिलिंग, डीप स्पोर्ट्स, एथलीट्स। फिर यहाँ पे देख लीजिए बैडमिंटन, बेसबॉल, बॉक्सिंग, कैरम, क्रिकेट, साइकिल पोलो, और भी गेम्स है दोस्तों, फुटबॉल, हॉकी, जूडो। इसको यहाँ पे आप देख लीजिए। टोटल देखिए
गेम है 65। अगर इनमें से एक गेम में भी आप पार्टिसिपेट किए हुए हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके। अब दोस्तों देखिए, अगर आप इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हुए हैं तो सर्टिफिकेट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कन्फर्म के द्वारा होने चाहिए। अगर आप नेशनल कंपटीशन में खेले हैं तो सर्टिफिकेट सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एसोसिएशन ऑफ गेम कन्फर्म के द्वारा होने चाहिए। अगर आप इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में खेले हैं तो सर्टिफिकेट डीन ऑफ स्पोर्ट्स या फिर अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटी कन्फर्म के द्वारा इशू किए हुए होने चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स में आप प्ले किए हैं तो दोस्तों सर्टिफिकेट डायरेक्टर या फिर एडिशनल या फिर जॉइंट या डेप्यूटी डायरेक्टर इन ओवरऑल चार्जेस ऑफ स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स इन डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ स्टेट के द्वारा इशू किए हुए होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के लिए सर्टिफिकेट देखिए सेक्रेटरी या फिर अदर ऑफिसर इन ओवरऑल चार्जेस ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए हुए होने चाहिए। अब दोस्तों जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, आपके माइंड में थंबनेल को देख के ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें रिटन एग्जामिनेशन सही में नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा क्या? तो देखिए, इसका आंसर है यस, इसमें रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड only on basis of information provided in online application portal and no additional information shall be entertained in offline mode before preparation of the provisional merit list. The candidates are advised to give only details of their highest participation achievement in sports. देखिए, जो भी आप गेम में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इंटरनेशनल हो या नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल में भी आप खेले हुए हैं, तो दोस्तों आप सारे सर्टिफिकेट को शो कर दीजिए, वहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि ये गेम में खेला हुआ हूँ और ये सर्टिफिकेट मेरे पास है। देखिए, इसका बेनिफिट क्या होगा, आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे ना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस वैसे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जो इंटरनेशनल कंपटीशन खेले हुए होंगे। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट खुद को किए हुए होंगे। ओके, फिर यहाँ पे देख लीजिए, विद द क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सेकेंड प्रेफरेंस देखिए वैसे कैंडिडेट्स को दिया जाएगा सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप्स में अपने आप को रिप्रेजेंट किए हुए होंगे और ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ होने चाहिए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स या नेशनल गेम्स या इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन एंड हैव वॉन मेडल्स या पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस। ओके, अगर पोजीशन आप थर्ड प्लेस तक भी लिए हुए होंगे तो आपको सेकेंड प्रेफरेंस दिया जाएगा। थर्ड प्रेफरेंस देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल में खेले हुए हैं और आपको इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में आप खुद रिप्रेजेंट किए हैं अपने आप को और सर्टिफिकेट आपको दिया गया है, तो दोस्तों आपको थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा। फोर्थ प्रेफरेंस देखिए, नेशनल स्पोर्ट्स या गेम फॉर स्कूल्स में आप रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो आपको फोर्थ प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जितने हाई लेवल में गेम प्ले किए हुए होंगे उतना प्रेफरेंस आपको फर्स्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप किसी भी लेवल में आप गेम प्ले किए हुए होंगे और सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए, किसी ना किसी पोस्ट में आपका हो ही जाएगा। ओके, और डिस्क्वालिफिकेशन का कारण यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से आप एक नज़र डाल लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप एप्लीकेशन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए। अब दोस्तों जानते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। तो देखिए, वुमेन कैंडिडेट्स, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। बट ये सारे कैंडिडेट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, डेट इज़ यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एटसेट्रा के थ्रू। ओके, अब दोस्तों देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का फी जो है वो लास्ट आप जो डेट हमने आपको शुरू में बताया उस डेट के अंदर ही आप पे कर सकते हैं। अगर लेट कर देते हैं तो आप एप्लीकेशन फी को पे नहीं कर पाएंगे।
और देखिए ये भी मेंशन किया गया कि फी आप एक बार पेमेंट कर देते हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर वापस नहीं किया जाएगा। ओके? अब दोस्तों एप्लीकेशन को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का आप मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन देखिए, ये डेट के बीच में आपको करवाना होगा और मॉडिफ़ाई करने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस अपनाने होंगे, यहाँ से आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट फिगरिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एट टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। देखिए दोस्तों, जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ओके, मेरिट लिस्ट जैसे ही तैयार किया जाएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर के नॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है तो दोस्तों आप कंप्यूटर के नॉलेज को गेन कर लीजिए एंड देन सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम है और जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप कंप्यूटर सीख जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लें। अब देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट फिगरिंग इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने होंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे एक नज़र यहाँ पे डाल लीजिए। दोस्तों अगर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ को नहीं बता रहा हूँ। अब दोस्तों जानते हैं कि कौन से स्टेट्स में कौन से पोस्ट के लिए कितने वैकेंसीज हैं। तो देखिए आंध्र प्रदेश में पोस्टल असिस्टेंट के लिए 27 है, फोर्टिंग असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसीज है, पोस्टमैन के लिए 15 वैकेंसीज है, मेल गार्ड के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 17 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। देखिए झारखंड में पोस्टल असिस्टेंट के लिए 29 वैकेंसीज है, फिर आपका फोर्टिंग असिस्टेंट के लिए एक भी वैकेंसीज नहीं है, पोस्टमैन के लिए 15 वैकेंसीज है, मेल गार्ड के लिए भी वैकेंसीज नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 14 वैकेंसीज है। सिमिलरली दोस्तों आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप वैकेंसीज को देख लीजिए। अब देखिए अगर मान के चलिए कि आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई करते हैं तो दोस्तों लोकल लैंग्वेज आपको तेलुगु तो आना ही चाहिए। अगर आप असम से अप्लाई करते हैं तो असम में बंगाली, बोडो, इनमें से एक लैंग्वेज आने चाहिए। आप झारखंड से अगर अप्लाई करते हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए। ओके, सिमिलरली दोस्तों आप देख लीजिए जिस भी स्टेट या यूटी से आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे लोकल लैंग्वेज आपको आने चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए ये है लोकल लैंग्वेज, ये है आपका कॉलम, यहाँ से देख लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपको इस रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर डायरेक्टली आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि जब भी जॉब से संबंधित नई नोटिफिकेशन आउट होगा देन इस चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।